हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ राजस्व लेखपाल 2022 की परीक्षा में जोर शोर से लगे होंगे। दोस्तों, आपको पता है उत्तर प्रदेश की से संबंधित जो जीके है, जनरल अवेयरनेस है, और उस उत्तर प्रदेश का जो करंट अफेयर है, ये लेखपाल की परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे जीएस का पोर्शन हो, चाहे ग्रामीण प्रवेश का पोर्शन हो, दोनों जगह पे इसके काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके लिए 1000 प्रश्नों का हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसमें से 2 सेट में करवा चुका हूँ, जो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जाके देख लीजिएगा। ये प्रैक्टिस सेट तीसरा है। ये जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, ये प्रैक्टिस सेट तीसरा है। उत्तर प्रदेश संबंधित जितना भी जनरल अवेयरनेस है, जितना भी जीके, जीए, जीएस, आप जो भी कहना चाहें, और उत्तर प्रदेश से रिलेटेड करंट अफेयर, अपडेटेड डाटा, वो मैं आपके सामने उसका वो रखूंगा और अच्छी सी मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, और हर प्रश्न के माध्यम से आपको मैक्सिमम जानकारी देने का प्रयास करूंगा, जिससे आप आने वाली परीक्षा में, चाहे लेखपाल की परीक्षा हो, चाहे पेट की परीक्षा हो, वहां पे आप बेस्ट परफॉर्मेंस कर सकें। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज 44वां प्रश्न है, मतलब कि 43 प्रश्न में प्रैक्टिस सेट जो 2 था वहां तक मैं कंप्लीट करा चुका हूं। ये सेट जो तीसरा है, ये 44 नंबर से शुरू हो रहा है। आज के लिए पहला प्रश्न, और 1000 प्लस प्रश्नों में ये 44वां प्रश्न है। ठीक, प्रदेश के किस जनपद ने विश्व की सबसे लंबी बांसुरी बनाने का रिकॉर्ड बनाया। देखिए, करंट अफेयर से रिलेटेड हो गया, करंट अफेयर से रिलेटेड हो गया, उत्तर प्रदेश से संबंधित है तो उत्तर प्रदेश के जीएस से संबंधित हो गया, जनरल स्टडी का है या जनरल अवेयरनेस का है या जनरल नॉलेज का है। ठीक, तो इस तरह के प्रश्न होंगे। प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण, मैं बहुत मेहनत करके छांट छूट के मैं कहीं से भी लाता हूँ। ठीक है, तो चलिए देखिए, प्रदेश के किस जनपद किस जनपद ने विश्व की सबसे लंबी बांसुरी बनाने का रिकॉर्ड बनाया। सबसे लंबी बांसुरी बनाने का रिकॉर्ड बनाया, तो किसने बनाया? ये पीलीभीत ने बनाया। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, एक बात और दोस्तों, अगर ये जितने मैं सेट में प्रश्न करवा रहा हूँ, इसमें से आपको पहले से कितने प्रश्नों के उत्तर पता थे, ये कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इससे क्या होगा, इससे मेरा आत्मबल बढ़ता है कि हाँ, मेरे क्वेश्चंस जो हैं वो लेवल के हैं, और आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप करंट अफेयर भी पढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश संबंधित, इसलिए आपको जानकारी है। और जो मुझसे पढ़ रहे हैं उनके प्रश्न, सही प्रश्नों की संख्या बढ़ रही है, मुझे अच्छा लगा। और जिनके कम हो रहे, परेशान ना हो, वो तो मैं कंप्लीट करवा ही रहा हूँ। ठीक है, अगर कम नंबर, जैसे 22 मैंने क्वेश्चन पूछा, उसमें आपको पहले से 5 ही प्रश्न पता है, तो कोई बात नहीं, आज नए प्रश्नों के आपको पता चल गया। उस प्रश्न के माध्यम से वो मैंने टॉपिक भी क्लियर कर दिया। अब देखिए, जैसे इसमें मैं आपको बता रहा हूँ जानकारी, सबसे लंबी बांसुरी बनाने का पीलीभीत ने बनाया है। कितने फुट का बनाया है, ये भी परीक्षा में पूछा जाता है। 16 फुट और 6 इंच का बनाया है। ठीक है ना, 16 फुट 6 इंच का बनाया है, ये भी पूछ सकता है। सारे, अब इससे रिलेटेड मैं सारा टॉपिक क्लियर कर दूंगा। इससे पहले किसका रिकॉर्ड था? इससे पहले गुजरात का रिकॉर्ड था दोस्तों, गुजरात का। ये ध्यान रखिएगा, ये विश्व की सबसे लंबी की बात हो रही है बांसुरी की। ठीक ना, तो गुजरात के जो थे जामनगर के कारीगर, उन्होंने बनाया था, और उनका कितना रिकॉर्ड था? 11 फुट का उन्होंने बनाया था। 11 फुट का रिकॉर्ड चल रहा था, इसको तोड़ दिया है पीलीभीत के कारीगरों ने। उन्होंने 16 फुट 6 इंच का बनाया है। ठीक है, बांसुरी, विश्व की सबसे लंबी बांसुरी का रिकॉर्ड बनाया है। इस प्रश्न से इतनी जानकारी मिलती है, और इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है, तो इतना ही पूछा जाएगा, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है? काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी विधानसभा चुनाव हुए हैं, इसी साल हुए हैं, स्टार्टिंग में हुए थे, तो ये पता होना चाहिए विधानसभा सीटों वाला, सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है, किस जनपद में सर्वाधिक विधानसभा सीटें हैं। प्रयागराज, गाजियाबाद, कानपुर नगर, लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी जो है क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा जनपद है, बट सबसे ज्यादा विधानसभा सीटों की संख्या प्रयागराज में है। ऑप्शन ए सही होगा इसका उत्तर। ठीक है, कितनी है ये भी पूछ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। ये 12 सीटें हैं, 12 सीटें यहाँ पे हैं। ठीक है ना, टोटल 403 सीटें हैं। 403 सीटों पे इलेक्शन होता है, वैसे तो 404 कही जाएंगी। एक एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया जाता है राज्यपाल के द्वारा, और 403 पे इलेक्शन होता है। और सबसे ज़्यादा किसी जनपद में सीटें जो हैं, तो प्रयागराज में 12 सीटें। अच्छा, सबसे ज़्यादा सीटें तो प्रयागराज में हो गई, 12 सीटें हो गई। ठीक, सबसे कम सीटें किस में, ये भी पूछ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। 2 जनपद है, कौन से? एक तो हो गया श्रावस्ती, ठीक है, दूसरा कौन सा हो गया? दूसरा हो गया महोबा, हो गया श्रावस्ती, महोबा, दोनों में 2-2 सीटें हैं। ठीक है ना, श्रावस्ती में 2 सीटें हैं, महोबा में 2 सीटें हैं, ये सबसे कम सीटें हैं। ठीक है, आप इतना ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रदेश के विधानसभा में एसटी वर्ग हेतु कितनी सीटें आरक्षित है? देखिए, कभी भी प्रश्न को पढ़िए ना, तो
ध्यान पूर्वक पढ़िए, खूब स्पीड में पढ़िए। मैं कोशिश करना है सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, सारे क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने से गुजरने चाहिए पेपर में, बट उतनी ही स्पीड पकड़िएगा जहां आप क्वेश्चन का अर्थ का अनर्थ ना समझ लें। कभी कभार बच्चे होते हैं, आपको पता है इस प्रश्न को, लेकिन आप स्पीड में पढ़ने के चक्कर में, जल्दीबाजी के चक्कर में आप क्वेश्चन का अर्थ समझते नहीं कि वो पूछना क्या चाह रहा, और एग्जामिनर चीज समझता है कि आप ऐसा समझ जाएंगे, तो वो ऑप्शन में भी दे देता है, आप टिक करते हो, आपको मिलते हैं 0 नंबर, सॉरी माइनस मार्किंग तो -1/4 मिलते हैं, ठीक है ना, जहाँ पे आपको 1 नंबर मिलने चाहिए थे। तो ये गलती ना कीजिए, आप स्पीड में कीजिए, क्योंकि आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि स्पीड चाहिए 100 क्वेश्चन आपको आपकी आंखों से गुजरने चाहिए, बट उतनी स्पीड होनी चाहिए कि क्वेश्चन आपका जो पता है वो तो कतई ना गलत हो, ठीक है, उतनी स्पीड पकड़िएगा। तो अब इसमें देखिए, मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, विधानसभा में आरक्षित सीटें कितनी हैं आप सबको पता होगा, ठीक है ना। आप ध्यान पूर्वक पढ़िए, ST वर्ग के लिए पूछ रहा है, SC वर्ग ST वर्ग सब अलग अलग कैटेगरी में पूछ रहा है, ठीक है ना। तो ST वर्ग हेतु कितनी सीटें आरक्षित हैं, 0 हैं, 2 हैं, 4 हैं, 6 हैं, तो आपको बता दें 2 हैं, 2 सीटें ST वर्ग के लिए आरक्षित हैं, ठीक है, इतना आप ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं 47वें प्रश्न की ओर। चलिए इसी से रिलेटेड मैं अगला भी प्रश्न मैंने रखा है, उत्तर प्रदेश के विधानसभा में SC वर्ग हेतु कितनी सीटें आरक्षित हैं। SC वर्ग के लिए, ST के लिए 2 हो गई, SC वर्ग के लिए कितनी आरक्षित हैं, 80, 82, 84, 86, इसका उत्तर क्या हो जाएगा सही, 84 सीटें जो हैं ये SC वर्ग के लिए आरक्षित हैं। अब SC वर्ग के लिए 84 हो गई, अब प्लस 2 सीटें हो गई ST वर्ग के लिए, ठीक है ना। टोटल सीटें कितने आरक्षित हो गई, 86 सीटें, 86 सीटें जो हैं वो टोटल आरक्षित हैं आपकी, ठीक। इतना आपको इस प्रश्न से जानकारी मिलती है। अगर पूछेगा कि कुल कितनी आरक्षित सीटें, तो आप बता सकते हैं 86 सीटें आरक्षित हैं, ठीक। चलिए ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। 48वां प्रश्न क्या कह रहा है, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा जारी आधारभूत साक्षरता सूचकांक 2021 में बच्चों की साक्षरता दर की सूची में प्रदेश का कौन सा स्थान रहा है। काफी इंपॉर्टेंट है। जो प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद है, हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की आर्थिक सलाहकार परिषद है, उसने जारी किया है, कौन सा आंकड़ा जारी किया है, आधारभूत साक्षरता सूचकांक 2021। इसमें बच्चों की साक्षरता दर, अब बच्चे का मतलब आप समझ रहे कितने साल तक के बच्चे, 5 साल, 6 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, कितने साल तक के बच्चे, इसमें आप ध्यान रखिएगा 10 साल तक के बच्चे, 10 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उसके लिए होता है, ठीक ना। बच्चों का अर्थ ये है 10 साल तक का, यह समझ के रखिए। बच्चों की साक्षरता दर की सूची में प्रदेश का कौन सा स्थान रहा है, 8वां रहा है, 9वां रहा है, 10वां रहा है, 11वां रहा है, इसका सही उत्तर हो जाएगा 8वां रहा है। उत्तर प्रदेश का 8वां स्थान रहा है। 10 वर्ष तक के बच्चे जो हैं उनमें साक्षरता दर कितनी है, कितने प्रतिशत है, उसमें 8वां स्थान रहा है सभी राज्यों और संशासित राज्यों को मिला के। अच्छा ये भी है, तो इसमें ये भी पूछ सकता है कि पहले स्थान पर कौन रहा है, ठीक है। तो पहले स्थान पर कौन रहा है, पश्चिम बंगाल रहेगा। अधिकतर केरल सब दिमाग में लगाए होंगे, केरल नहीं पश्चिम बंगाल इसका उत्तर होगा, आप इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए पश्चिम बंगाल को पहला स्थान मिला है साक्षरता दर में, 10 साल तक के बच्चे की साक्षरता दर में सबसे ऊपर रहा है। लास्ट पे कौन रहा है ये भी पूछ सकता है। देखिए सारी चीजें अब इस टॉपिक से मैं रिलेटेड कंप्लीट करा था, कुछ भी पूछेगा आपका सही उत्तर होना चाहिए, नहीं आपका उत्तर गलत हुआ मतलब अगर जो मेरी वीडियो देख रहे हैं अगर उनका उत्तर गलत होता है एग्जाम में, अगर ये प्रश्न आ जाता है तो समझ लो मैं फेल हो गया, मतलब मैं फेल हो गया। मेरा सारा बताने का, मेहनत करने का, सारा डाटा कलेक्ट करके आपको आपके सामने परोसने का सारा मेहनत बेकार हो गया। इसलिए ध्यानपूर्वक समझिए, आपको लगता है नोट करने की आवश्यकता है नोट कीजिए, नहीं एक वीडियो को 2 बार देखिए, दिमाग में आपके फीड हो जाएगा सारा डाटा, ठीक है। तो पहले नंबर पर पश्चिम बंगाल है, लास्ट नंबर पे बिहार रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं, हमेशा से रहा है बिहार। लास्ट नंबर पे साक्षरता दर में 10 साल तक के बच्चों में ये बिहार रहा है, ठीक है। किसके अनुसार, आर्थिक सलाहकार परिषद के अनुसार। और उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान रहा है, 8वां रहा है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इससे इतना ही पूछेगा, इससे बाहर नहीं पूछेगा। लेखपाल की परीक्षा है, कोई ISPCS की परीक्षा नहीं है, ठीक। चलिए प्रदेश के पश्चिम और पूरब को जोड़ने वाली कौन सी एक्सप्रेस वे की आधारशिला रखी गई। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस समय काफ़ी न्यूज में भी थोड़ा रहा है। अगर आप कम्पिटेटिव बच्चे हैं, आप तैयारी कर रहे हैं, ये सब चीज़ों पे ध्यान दे रहे हैं तो आपके ध्यान में होगा, ठीक है ना। आपने कहीं ना कहीं आपने पेपर ऊपर में आपके कान में पड़ी होगी, ठीक है ना। पश्चिम मतलब जैसे पश्चिम में आपका हो गया इधर मेरठ,
पहले मैं बता दे रहा हूँ कि किन जनपदों को जोड़ा। मेरठ, पश्चिम का जो है मेरठ जिला है उसको, और पूरब का, कि जैसे आप मैप देखते हैं ना तो ऊपर कौन सा होता है, उत्तर होता है, ठीक, नीचे क्या होता है, दक्षिण होता है, इधर क्या होता है, पूरब होता है, ठीक, इधर क्या होता है, पश्चिम होता है। मैप में बता रहा हूँ ऐसा। तो उत्तर प्रदेश का जो सबसे पश्चिमी जिला है मेरठ जिला है, ठीक ना। मेरठ, और पूरब का कौन सा जिला, प्रयागराज को। अब ये ना समझिएगा कि ये क्या प्रयागराज तो सबसे पूरब में है, नहीं, बलिया सबसे पूरब में। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, बलिया है, वहाँ नहीं, मतलब ये प्रयागराज का पूर्वी जिला तो कहेंगे ना, प्रयागराज। इन दो जिलों को या जनपदों को जोड़ने के लिए एक एक्सप्रेसवे बनाया गया है जिसका नाम है गंगा एक्सप्रेसवे। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। कितनी दूरी है, कितने दूरी का बन रहा है, ये बन रहा है आपका 594 किलोमीटर का, ठीक, ध्यान रखिएगा। क्यों, क्योंकि ये भी पूछ सकता है कि इन दो जनपदों को जोड़ता है, मेरठ और प्रयागराज को जोड़ता है। क्या एक्सप्रेसवे का नाम है, गंगा एक्सप्रेसवे है। और कितने किलोमीटर की बन रही है ये एक्सप्रेसवे, 594 किलोमीटर की। ये 6 लेन बन रहा है, ठीक ना, 6 लेन। आप ध्यान रखिएगा, 6 लेन भी पूछ सकता है कि कितने लेन का बन रहा है, तो 6 लेन का बन रहा है। और इसका उद्घाटन किसने किया है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। उद्घाटन में पूछता है कि इसका जो शिलान्यास किसने किया है, आधारशिला किसने रखी है। तो ये कभी का मुख्यमंत्री होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, राज्यपाल होते हैं, या प्रधानमंत्री होते हैं, कोई भी क्या होता है। कभी का ये भी एग्जाम में पूछता है, तो ध्यान रखिएगा प्रधानमंत्री जी ने किया है, श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका शिलान्यास किया है, ठीक है ना। अभी ये बनना शुरू हुई है, आधारशिला इसकी रखी गई है, ठीक है। और इसमें लागत कितनी आ रही है, लगभग 36,200 करोड़, 36,200 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत है कि इतनी लागत आएगी इसे बनाने में, ठीक। इतना ये नहीं पूछेगा कि कितनी लागत आएगी, लेकिन हाँ इसने उद्घाटन किया है, मतलब उद्घाटन का मतलब आधारशिला रखी। उद्घाटन मतलब ये नहीं बन के तैयार हो चुका, उद्घाटन कर दिया, फीता काट दिया, चालू हो गया एक्सप्रेसवे, बनना शुरू हुआ, श्री नरेंद्र मोदी जी ने आधारशिला रख दी है, ठीक। इस प्रश्न से इतनी जानकारी मिलती है। अगर इस टॉपिक से पूछा जाएगा तो इतना ही पूछा जा सकता है, इसमें से ही पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 50वां प्रश्न क्या कह रहा है, 50वां प्रश्न। प्रदेश में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले किसानों, वृद्धजनों, विधवाओं और दिव्यांगजनों की पेंशन राशि 500 रुपये पहले मिलती थी, 500 रुपये से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, ठीक है, कितनी कर दी गई। जो प्रदेश है हमारा उत्तर प्रदेश है, वहाँ पे गरीबी रेखा से जो नीचे जो है जीवन यापन करते हैं, उसमें भी जो किसान हैं, वृद्धजन हैं, विधवा हैं, दिव्यांगजन हैं, इन सबको पेंशन मिलती थी, 500 रुपये मिलती थी, ठीक। तो 500 मिलती थी, इसमें बढ़ोतरी की गई है। अगर बढ़ोतरी नहीं की गई तो ऑप्शन डी, कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। 1,000, 1,500 या 2,000 या कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1,000। 500 रुपये की बढ़ोतरी की गई, पहले 500 रुपये मिलता था, अब 1,000 रुपये मिलेगा, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक और पेंशन मिलता है, कुष्ठ रोगियों को मिलता है, जो जिनको कुष्ठ रोग हो जाता है, कुष्ठ रोग, उनको मिलता है। उनको कितना मिलता था पेंशन, ये सब प्रश्न इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में टफ करेगा ना, तो ये गरीबी रेखा वाला नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा कुष्ठ रोगी वाला पेंशन। काफ़ी टफ है। टफ क्या हो गया, मतलब बहुत मैक्सिमम लोगों को ये पता होगा, बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होगा, इसलिए पता है टफ हो गया, ठीक है। तो एग्जामिनर टफ करेगा तो ये पूछ सकता है, इसलिए इसको भी ध्यान में रखिए। कुष्ठ रोगियों को पेंशन मिलती थी, पहले कितनी मिलती थी, 2,500 रुपया मिलती थी, ठीक है, 2,500 रुपये मिलती थी। अब इसको बढ़ा दिया गया, इसमें भी 500 रुपये की बढ़ोतरी कर दी गई, तो ये हो गया 3,000 रुपया, ठीक। कुष्ठ रोगियों को जो मिल रहा है रुपये मासिक, वो 3,000 रुपया पेंशन के रूप में दिया जा रहा है। इस प्रश्न से आपको इतनी जानकारी मिलती है। चलिए अगला प्रश्न पढ़िए। अगला प्रश्न कह रहा है, प्रदेश में, सॉरी थोड़ा ऊपर हो गया, प्रदेश में पहला फ्लोटिंग सीएनजी स्टेशन किस जनपद में बनाया गया। काफी इंटरेस्टिंग प्रश्न है, 51वां प्रश्न है। पहली बात तो ये समझिए फ्लोटिंग सीएनजी स्टेशन होता क्या है। आप में से अधिकतर लोगों को पता होगा, नहीं पता होगा तो आप पता चल जाएगा। फ्लोटिंग सीएनजी स्टेशन का मतलब ये है कि नदी में जो बोट चलते हैं, जिनको सीएनजी से जो बोटें चलती हैं, उसमें सीएनजी खत्म हो जाएगा, तो उनको नदी में ही, जहाँ वो है वहाँ पे ही उनको सीएनजी उपलब्ध करवाया जाएगा, ठीक है। उनको किनारे पे आके भरने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो इसको कहते हैं फ्लोटिंग सीएनजी स्टेशंस। ये पहला प्रदेश में पहला बना है। कहाँ बना है, ये वाराणसी में बनाया गया है।
ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, पानी पर तैरता हुआ ये सीएनजी स्टेशन सीएनजी से चलने वाली नावों को पानी में ही ईंधन उपलब्ध करवा देगा। ठीक, वाराणसी में ये बनाया गया है, इतना आपको बताना चाहिए। चलिए, इस प्रश्न से आपको इतनी जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है प्रदेश में, पूरे भारतवर्ष में कुल पंजीकृत इलेक्ट्रिक वाहन व्हीकल में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? पहली बार एक तो दोस्त आपको बात बता दें, आप लोग कई बार कमेंट कर रहे हैं कि मुझे पीडीएफ में सर चाहिए, तो अब इसी को कहिए तो मैं पीडीएफ में आपके सामने डाल दूँ, टेलीग्राम चैनल बना के उसी में अपलोड कर दिया करूँ, क्योंकि मैं कोई किताब से तो बना नहीं रहा हूँ। ठीक है, आप वीडियो देखेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, आप सुनेंगे तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। ठीक है, वरना तो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, इसका जो आंसर होगा उसको हाईलाइटेड कर दूंगा और टेलीग्राम पे डाल दूँ। ठीक, उसमें कुछ मज़ा नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अब देश में, जैसे मैंने अभी पिछला प्रश्न आप ले लीजिए, ठीक है, इसे बताया फ्लोटिंग सीएनजी स्टेशन किस जन्म में बनाया गया, तो वाराणसी है। आप रटेंगे बैठ के फ्लोटिंग सीएनजी स्टेशन होता क्या है, ये मैं वीडियो में बताऊँ ना, उसको पूरा टाइप करके लिख के तो अलग से मैं टाइप करूँ कि एक नया पीडीएफ बनाऊँ, उसमें और समय लग जाएगा। ठीक है, तो एक प्रश्न के माध्यम से कई जानकारी दी जाती हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। परीक्षा में आपको सिलेक्शन लेना है, आपको ये नहीं करना है कि आपने कितनी तैयारी की थी, आपने कितनी पीडीएफ पढ़े थे, आपको ये करना है कि आपने सिलेक्शन लिया। एक प्रश्न से 10 तरह की जानकारियाँ मैं दे रहा हूँ। ठीक है, 5-10 जो भी जानकारियाँ दे रहा हूँ, तो वो आप टाइप करके अलग से लिखूँ या आप इसी में सुनिए, एक वीडियो को 2-2 बार देखिए। अगर आपको लगता है मैं थोड़ा धीमे बोलता हूँ तो आप यूट्यूब पे एक फंक्शन होता है कि वीडियो की स्पीड बढ़ा दी जाती है, थोड़ी सी स्पीड बढ़ा दीजिए, उस हिसाब से देखिए आप। लेकिन आप खाली इसको, आपको खाली यही थोड़ा जानना, आप पिछले प्रश्न देखिए, इसमें आप जैसे गरीबी रेखा वाली बात हुई, आपको सीधे उत्तर मिलेगा 1000 रुपया, इसको हाईलाइटेड कर देंगे, उसमें क्या जानकारी मिली आपको, ये पता चलेगा कि कुष्ठ रोगियों को 3000 रुपये मिलता है, इसमें भी 500 की वृद्धि की गई, पहले 500 रुपये मिलता था। ठीक है ना, ये सब चीज़ें, कई चीज़ें आपको जानकारी मिली नहीं मिली, तो ये सब चीज़ें हम टाइप करके फोन आपको दे पाएंगे। हाँ, चलिए, इसलिए कह रहा हूँ कि आप वीडियो देखिए, आप पीडीएफ के चक्कर में ना पड़िए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी एक प्रश्न के माध्यम से देने का प्रयास करता हूँ। ठीक, चलिए 52वां प्रश्न देखते हैं। देश में कुल पंजीकृत इलेक्ट्रिक वाहन व्हीकल जो हैं, जो पूरे भारतवर्ष में जो पंजीकृत है, कुल पंजीकृत इलेक्ट्रिक वाहन व्हीकल में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? सबसे ज़्यादा किस राज्य में इलेक्ट्रिक वाहन व्हीकल जो हैं उनका पंजीकरण हुआ है? तो बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश रहा है सब शीर्ष स्थान पे, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, उत्तर प्रदेश में जो कुल पंजीकृत इलेक्ट्रिक वाहन जो है, व्हीकल जो चलती हैं, इलेक्ट्रॉनिक जो चलती हैं, वो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है पंजीकरण की संख्या में। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा, काफ़ी ये एक अच्छी चीज़ भी है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक वाहन व्हीकल चल रहे हैं, ये अच्छी चीज़ है, पर्यावरण के लिए काफ़ी सही है। चलिए 53वां प्रश्न देखिए। उत्तर प्रदेश से चोरी हुई देवी योगिनी की मूर्ति किस देश से वापस भेजी जा रही है? देखिए, एक मैंने जो सेट नंबर 1 जो आपके हल करवाया था, उसमें मैंने बताया था कि एक अन्नपूर्णा माता है, उसकी भी मूर्ति वापस आ रही है, वो भी चोरी हुई थी। ठीक ना, उनकी भी चोरी हुई थी तो मूर्ति, तो वो भी वापस आ रही है। वो कहाँ से आ रही है वापस? अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। ठीक, इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको बता देता हूँ। देवी योगिनी मूर्ति, इसमें कंफ्यूज ना होइएगा आप। ठीक है, कंफ्यूज बिल्कुल ना होइएगा, वो अन्नपूर्णा माता है, ये योगिनी माता है। ठीक है ना, देवी योगिनी, इनकी मूर्ति आ रही है ब्रिटेन से, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, कहाँ से आ रही है? ब्रिटेन से आ रही है ये मूर्ति। ये कहा जाता है कि ये लगभग 8वीं शताब्दी की है मूर्ति, इतनी पुरानी मूर्ति है। ठीक है ना, और ये चोरी हो गई थी। कहाँ से चोरी हुई थी? बांदा जिले में ये मतलब मंदिर था, तो ये सन 1970 के दशक में ये मूर्ति वहाँ से चोरी हो गई थी। ठीक है, और घूमते घुमाते ब्रिटेन पहुँच गई थी। अब ब्रिटेन से वापस लाई जा रही है, इसकी औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं। ठीक है, कौन सी माता? देवी योगिनी माता। ठीक है, और एक अन्नपूर्णा माता की मूर्ति जो चोरी हुई थी वो कहाँ से आ रही है, वो कमेंट बॉक्स में लिखना है। सेट नंबर 1 में मैंने उस क्वेश्चन को हल कराया था, उसके बारे में पूरा डिटेल में आपको बताया था। ठीक, क्या मामला था? ये 8वीं शताब्दी पुरानी है, 8वीं शताब्दी की है, देवी योगिनी की मूर्ति। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए। गृह मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक मानवाधिकार उल्लंघन के मामले में प्रथम स्थान पर कौन सा रहा? आप में से अधिकतर लोगों को पता होगा, क्योंकि ये काफी मामला रहा है रिलेटेड। ठीक है,
कई न्यूज़ चैनल वाले इसको दिखा भी रहे थे, या मीडिया यूट्यूब पे जो कुछ न्यूज़ आती हैं, बाकी मीडिया वगैरह की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जो सही न्यूज़ देते हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। तो गृह मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक मानवाधिकार उल्लंघन के मामले में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? उत्तर प्रदेश रहा है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसमें कहा गया है कि करीब पूरे देश भर में कितने मामले हुए हैं? पूरे देश भर में मामले रहे हैं 64,170 मानवाधिकार के मामले हुए हैं, जिसमें से 24,242 मामले केवल उत्तर प्रदेश से संबंधित। 3 सालों से लगातार उत्तर प्रदेश जो है अपना इस मामले में फर्स्ट रैंक पे है। 3 वर्षों से लगातार मानवाधिकार उल्लंघन के मामले में उत्तर प्रदेश में ज़्यादा हो रहे हैं और फर्स्ट नंबर पे चल रहा है। ठीक है, इस प्रश्न से आपको इतनी जानकारी मिलती है। चलिए चलते हैं 55वें प्रश्न की ओर। 55वां प्रश्न सुनने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप क्वेश्चन देख ही रहे हैं, किस लेवल के क्वेश्चन है, पढ़ाने का तरीका भी आप देख रहे हैं, एक प्रश्न से माध्यम से ज़्यादा जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आपके पास कोई सजेशन है, राय है, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आपके पास कोई प्रश्न है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई टॉपिक आपका क्लियर नहीं हो रहा, कोई क्वेश्चन आपका क्लियर नहीं हो, कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं कमेंट में ही आपको रिप्लाई करूंगा कि आपको सही जानकारी दे दूं। अगर कमेंट में नहीं दिया जा सकता तो उस पर जब मैं अगली वीडियो बनाऊंगा तो उस पर मैं उसका जवाब दे दूंगा। ठीक है, जैसे PDF वाला मैटर था वो मैंने आपको बता दिया, कई बच्चों ने कमेंट किया था इसमें। ठीक है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिससे मेरे अंदर भी आत्मविश्वास बढ़ेगा और मतलब हौसला मेरा बुलंद होगा कि मैं और भी मेहनत करूँ और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लाऊं और आपकी तैयारी बेहतर से बेहतर करवाऊँ, जिससे आप सिलेक्शन ले सकें और आपके सिलेक्शन में मेरा भी एक छोटा सा कहीं ना कहीं एक योगदान रहे, जिसकी खुशी मुझे मिलेगी। ठीक है दोस्तों, इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए, श्री काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर के फेज 1 के निर्माण में लगभग कितने रुपए की लागत आई है? तो श्री काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर की फेज 1 के निर्माण में लगभग कितने रुपए की लागत आई है? तो 240 करोड़, 339 करोड़, 440 करोड़, 540 करोड़। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 339 करोड़ रुपए की लगभग लागत आई है। फेज 1 कंप्लीट हो चुका है। ये क्या है, क्या जो बनारस में जो गंगा पर ललिता घाट को मंदिर परिसर में मंदिर चौक से जोड़ा जाएगा। 20 से 25 फीट चौड़ी एक रोड बनाई जा रही है। ठीक है, जिसमें 339 करोड़ रुपए की लागत आएगी। ठीक, इस प्रश्न से आपको इतनी जानकारी मिलती है। बनने में कितना समय लगा है? ये 33 महीने इसमें लग गए हैं बनाने में। ठीक है ना, महीने। ठीक है, चलिए, और इसका उद्घाटन किसने किया है? प्रधानमंत्री। उद्घाटन जरूर पूछ सकता है, तो उद्घाटन आप ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है। चलिए 56वां प्रश्न देखते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किन 2 नदियों को जोड़ने हेतु 44,605 करोड़ रुपए अनुमानित लागत को मंजूरी दे दी है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, हर परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत समय से इस पर चलाया जा रहा था, अब इस पर कार्रवाई शुरू हो चुकी है। काफ़ी लंबे समय से ये पेंडिंग चल रहा था, नदी जोड़ो। ठीक है ना, इससे क्या होगा, जब नदी अंतर्राज्यीय सहयोग से इनको कई नदियों को जोड़ने का प्लान चल रहा था। ठीक है ना, ये बहुत पुरानी योजना है और जो अब तक क्रियान्वित नहीं हो पा रही थी जमीनी स्तर पे, अब ये लगभग लग रहा है कि अब क्रियान्वित हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहले स्तर पे इसमें केन और बेतवा नदी को आपस में जोड़ा जाएगा, जिसमें लागत है, अनुमानित लागत है 44,605 करोड़ रुपए लागत आएगी। इससे होगा क्या, क्यों किया जा रहा है? इससे जो 2 नदियों को जोड़ा जाएगा, तो इन 2 नदियों के बीच में जो सूखाग्रस्त इलाके हैं, जहाँ किसानों को अपनी भूमि पे किसानों को पानी नहीं मिल पा रहा है कि अपनी भूमि पे वो सिंचाई कर सकें, या पीने के पानी की कमी पड़ रही है, तो इन नदियों को आपस में जोड़ने से वो उन स्थानों पे पानी अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, ये काफ़ी एक बड़े स्तर की एक बहुत बड़ी योजना है सेंट्रल गवर्नमेंट की। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा, केन बेतवा नदी को आपस में जोड़ा जा रहा है इस योजना के तहत, आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? माउंट पितालसू पर भारत का तिरंगा फहराने वाले पर्वतारोही नीतीश कुमार सिंह प्रदेश के किस जनपद के रहने वाले हैं? बड़ा अच्छा प्रश्न है। पहले आप तो ये समझिए, माउंट पितालसू किस ये कहाँ पे है, ये कहाँ पे माउंटेन है? तो ये आप भारत में, कहाँ पे? ये मनाली में। इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई जो है ना, लगभग 14,000
फीट है। कितनी है? 14,000 फीट। अब ये सब जानकारी आपको पीडीएफ में मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा ना, केवल आंसर इसमें मिलेगा आपको। आंसर क्या होगा इसमें? लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी, मेरठ। गोरखपुर है इसका उत्तर। गोरखपुर के रहने वाले हैं पर्वतारोही जो हैं नीतीश कुमार सिंह जी। नाम ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। माउंटेन ध्यान रखेंगे, पिता लसू, ऊंचाई 14,000 फीट है। कहाँ पे है? मनाली में है। और गोरखपुर के रहने वाले हैं नीतीश कुमार सिंह। अब इतनी जानकारी आपको मिली, ठीक है? तो चलिए ठीक है, ध्यान रखिए। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि पीडीएफ की उतना है, आप वीडियो पे ज़्यादा फोकस रखिए। आपकी मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ ना, आप क्वेश्चन आपको पता है तो बढ़िया है, और पता भी है तो उसके माध्यम से और भी मैंने जानकारी दी। हो सकता है वो जानकारी आपको ना पता हो, आपको जानकारी मिल गई। आपको ये थोड़ा, अब यही क्वेश्चन थोड़ा आ जाएगा कि वो कहाँ के रहने वाले हैं। आपको तो यहाँ मैंने बता दिया, गोरखपुर पीडीएफ में आपको मिल गया। लेकिन ये हो सकता है कि नीतीश कुमार जो हैं किस माउंटेन में चढ़े हैं, ये हो सकता है। वो माउंटेन कहाँ पे है, उस माउंटेन की ऊंचाई कितनी है, ये सब भी तो पूछा जा सकता है ना। जिसपे भारत का झंडा उन्होंने तिरंगा जो फहराया है, ये सब भी पूछा जा सकता है। तो ये वीडियो से माध्यम से आपको जानकारी मिल पाएगी, क्योंकि वीडियो में आपको मैं मैक्सिमम जानकारी दे सकता हूँ, ठीक है? चलिए 58वां प्रश्न देखिए। सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना के अंतर्गत, ध्यान दीजिएगा, सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना के अंतर्गत कितनी नदियों को आपस में जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है? कि सरयू नहर देख रहे हैं ना, सरयू नदी जो है, आप गूगल मैप कभी खोलिएगा, उसमें सरयू नदी को ढूंढिएगा। आपको पता है सरयू नदी अयोध्या जो है अपने यहाँ, अयोध्या धाम जो है ये सरयू नदी के किनारे है। लेकिन वहाँ पे आप नदी को देखेंगे ना, वहाँ जो नदी है अयोध्या के बगल से जो गुजर रही है, वो घाघरा आपको दिखाई देगी। सरयू नदी आपको गूगल मैप पे कहीं दिखाई नहीं देगी। इसका कारण क्या है? अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, नहीं पता होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा सर नहीं पता है, मैं अगले वीडियो में आपको बता दूंगा, ठीक है ना। सरयू एक ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि क्यों नहीं दिखाता है गूगल मैप पे सरयू नदी को, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। घाघरा नदी ही क्यों दिखाता है हर जगह पर, जबकि जानते हैं सरयू नदी घाघरा नदी से निकली है। लेकिन अयोध्या तो सरयू नदी के किनारे हम लोग पढ़ते हैं ना, अयोध्या जो सरयू नदी किनारे बसी है, लेकिन वहाँ घाघरा नदी क्यों दिखाता है गूगल मैप? अगर आपको जानकारी है तो बहुत अच्छी बात है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक। तो चलिए वापस प्रश्न पे आते हैं। सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना के अंतर्गत कितनी नदियों को आपस में जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है? तो आपको मैं उत्तर बता दूं, पहले 4, 5, 6, 7 आप अपनी तरफ से उत्तर देने का प्रयास कीजिए। अगर मैं पढ़ा होगा तो आपको शायद पता होगा। वीडियो को पॉज कर लिया करिए, जैसे लगता है कि मैं उत्तर तुरंत बता दे रहा हूँ तो आप वीडियो प्रश्न पढ़िए, पॉज कर लीजिए, फिर मैं जब उत्तर अपनी तरफ से सोच लीजिए क्या उत्तर है, और उसका जो मैं उत्तर बताऊं तो उसे आप मैच कर दिया करिए, और उसका जो मैं जानकारी देता हूँ आप उसको ध्यान रखने का प्रयास किया करिए, ठीक है ना। आपको प्रैक्टिस करनी है, और कितने क्वेश्चन सही कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करिए, ठीक है। इसका सही उत्तर क्या है? इसका वो सही उत्तर है 5, ऑप्शन बी हो जाएगा। 5 नदियों को आपस में जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। कौन कौन सी नदी है ये भी पूछ सकता है, तो आपको ध्यान रखना है घाघरा। दूसरी नदी कौन सी है? सरयू। तीसरी नदी कौन सी है? राप्ती। चौथी नदी कौन सी है? बाणगंगा। बाणगंगा हो गई। और 5वीं नदी कौन सी है? रोहिणी नदी, ठीक है, रोहिणी नदी। इन 5 नदियों को आपस में जोड़ने का लक्ष्य रखा गया, बाणगंगा नदी, ठीक। लक्ष्य रखा गया है 5 नदियां, घाघरा, सरयू, राप्ती, बाणगंगा और रोहिणी नदी। और किस परियोजना के तहत? सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना, ठीक ना। आप इसको ध्यान रखिए। चलिए चलते हैं 59वें प्रश्न की ओर। 59वां प्रश्न क्या कह रहा है? यंग जियो स्पेशियल साइंटिस्ट पुरस्कार से सम्मानित होने वाले वैज्ञानिक रुपेश गोयल किस से संबंधित है? मतलब वो कहाँ पे पढ़ते हैं, कि हाँ कहाँ पढ़ाते हैं, या कहाँ से संबंधित हैं कुल मिला के, ठीक है। तो यंग जियो स्पेशियल साइंटिस्ट पुरस्कार जो है इससे सम्मानित हुए हैं रुपेश गोयल, और ये संबंधित हैं आईआईटी कानपुर से। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इनको कितने उम्र में मिला है? यंग से समझ रहे हो ना, कि यंग कैंडिडेट्स को मिलता है या वैज्ञानिकों को मिलता है, तो ये 35 साल की उम्र में इनको मिला हुआ है, ठीक है। इससे आपको इतनी जानकारी मिलती है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? प्रयागराज में स्थापित हो रहे राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय का, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय मतलब कि
कानून या LLB की जो पढ़ाई होती है उसकी समझ। राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय का नामकरण किसके नाम पर करने की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा किया गया है? तो ऑप्शन देख लीजिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी, डॉक्टर राधाकृष्णन जी। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के नाम पे इन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी ने, योगी आदित्यनाथ जी ने घोषणा की है कि राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जिस प्रयागराज में स्थापित हो रहा है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के नाम पर होगा। ठीक, इस प्रश्न से आपको इतनी जानकारी मिलती है। चलिए 61वां प्रश्न देखते हैं। 61वां प्रश्न क्या कह रहा है? दुनिया का सबसे ऊंचा खाद कारखाने का प्रिलिंग टावर कहाँ बनाया जा रहा है? ठीक है, दुनिया का सबसे अच्छी बात है कि पूरे दुनिया का सबसे ऊंचा खाद कारखाने का प्रिलिंग टावर जो है अपने भारत में बन रहा है, और भारत में भी उत्तर प्रदेश से बन रहा है। ये बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, और सबसे ऊंचे खाद कारखाने का प्रिलिंग टावर कहाँ बनाया जा रहा है? ये बन रहा है आपके गोरखपुर में बन रहा है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसकी ऊंचाई कितनी होगी ये भी पूछ सकता है। तो 149.5 मीटर इसकी ऊंचाई रहेगी। ठीक है, इसको बना कौन रहा है ये भी पूछ सकता है। तो हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड इसको बना रहा है, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 62वां प्रश्न क्या कह रहा है? मंत्रा ऐप, MANTRA, मंत्रा ऐप किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है? मंत्रा ऐप किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शंस हमारे हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा। तो किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया? पहली बात तो ये समझिए कि मंत्रा ऐप है क्या चीज़, ये है क्यों लॉन्च किया जा रहा है। तो आपको बता दें, जो मंत्रा ऐप इसलिए लॉन्च किया गया, मंत्रा ऐप के माध्यम से जो चिकित्सालय हैं, वहाँ की स्वास्थ्य इकाइयाँ जो हैं, जितने भी चिकित्सालय हैं, वहाँ पे प्रसव से संबंधित सूचनाओं का संकलन किया जाएगा। ठीक, उनका मूल्यांकन किया जाएगा, अनुसरण किया जाएगा, जिससे मातृ शिशु मृत्यु दर जो है उसमें कमी लाया जा सके। ठीक है ना, सब इस पे अपडेट किया जाएगा, मंत्रा ऐप पर किया जाएगा। और किस राज्य ने इसको लॉन्च किया है? इसको उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, मातृ शिशु मृत्यु दर की कमी हेतु मंत्रा ऐप हुआ। इसमें हर चिकित्सालय जितने भी जो डाटा होगा वो इस ऐप में देंगे, जिससे उसमें सुधार किया जा सके कि कम से कम मृत्यु हो प्रसव के दौरान। ठीक है, इस प्रश्न से आपको इतनी जानकारी मिलती है। चलिए 63वां प्रश्न देखिए। 63वां प्रश्न क्या कह रहा है? रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक सेवा क्षेत्र में उत्तर प्रदेश किस स्थान पर रहा है? उत्तर प्रदेश जो है सेवा क्षेत्र, और किसके मुताबिक? रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक किस स्थान पर रहा है? पहले स्थान पर रहा है, सेकंड नंबर पर है, थर्ड नंबर पर रखा गया है, फोर्थ नंबर पर रखा गया है। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा, फोर्थ नंबर पे उत्तर प्रदेश को रखा गया है। ठीक है, नंबर 1 पे कौन सा रहा है? तो नंबर 1 पे रहा है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है सेवा क्षेत्र में रिजर्व बैंक के डाटा के मुताबिक नंबर 1 पे रहा है। ठीक, आपको इस प्रश्न से इतनी जानकारी मिलती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली सेट में फिर से हम लोग मिलेंगे, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपके अंदर कोई प्रश्न है लेखपाल की तैयारी संबंधित, अन्य सब्जेक्ट की तैयारी से संबंधित जो भी प्रश्न हो, चाहे पेट की परीक्षा हो, चाहे UP-SSC की किसी भी परीक्षा संबंधित, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अतुल सर आपके हमेशा हाजिर रहेंगे, हमेशा मैं कमेंट करूंगा, और नहीं कमेंट कर सकता हूँ तो वीडियो में जरूर बता दूंगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको आपकी तैयारी में मैं कुछ योगदान दे सकूँ, अच्छी तैयारी आपकी हो सके, और कुछ जानकारियाँ भी, जैसे कुछ स्ट्रेटजीज जो मैं बनाता हूँ, चाहे GS की हो, चाहे हिंदी की हो, चाहे मैथ की हो, वो आपको अवेलेबल हो सके। आपके तैयारी में ये चैनल एक अच्छी भूमिका निभाएगा। मैं इसी प्रयत्न में लगा रहता हूँ, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे मेरे अंदर से आत्मबल और बढ़ता है, मुझे अंदर से और प्रेरणा मिलती है कि मैं और मेहनत करूँ, आपके लिए और मेहनत करूँ, जिससे आप एक सिलेक्शन ले सकें, एक नौकरी ले सकें, जिससे मुझे संतुष्टि मुझे खुशी मिले। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।